हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। तो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। सबसे पहले इस अध्याय का फुल कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग कंसेप्ट अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज बनाने में बहुत आसानी होगी, और जितना भी कंसेप्ट दिया जाएगा उससे बहुत सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग आराम से उसका ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं और सब्जेक्टिव भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होता है? तो सबसे पहले एकदम बेसिक से चलेंगे। जो भी नंबर होते हैं उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो कोई भी संख्या तैयार होता है तो अंक से, यानी डिजिट से, है ना। तो कितने डिजिट होते हैं बाबू, पहले उसके बारे में जानेंगे। अंक, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? डिजिट। अंक कितने होते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 0, है ना। यानी टोटल अंक हो जाएंगे, डिजिट हो जाएंगे 10। यानी डिजिट में आपका आ जाएगा 1 2, या 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस आपका 10 अंक है। इसी 10 अंकों को मिलाकर जितना भी दुनिया में संख्या बना है सब इसी से मिलकर बना है ना। यानी अंक टोटल कितने हो गए? 10। डिजिट कितने हो गए? 10, है ना। यानी 1 से लेकर के 9 तक, और इसी में इंपल कौन सा है? 0 है। तो इसी को जैसे में हम लोग को लिखना है 87 लिखे तो ये आपका 87 जो बना 2 अंकों से मिलकर बना, 8 और 7 से मिलकर बना, है ना। तो कोई भी संख्या यदि बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 254 लिखना चाहते हैं, तो 254 आप जो लिखे, इसमें देखिए कितने डिजिट आ गए? 2 आ गया, 5 आ गया और 4 आ गया। यानी 3 डिजिट मिल करके ये संख्या तैयार हुआ। यानी कोई भी दुनिया का कोई भी आप संख्या बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपका यही 10 वो है ना, ये 10 डिजिट का इस्तेमाल करके ही इसको कोई भी संख्या को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। यानी अंक कितने हो गए बाबू? 10, 0 से लेकर के कहां तक? 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक। दूसरा पॉइंट, ये अंक के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं प्रकृत संख्या। एकदम बेसिक से बिल्कुल चल रहे हैं आप लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए। तो इसके बाद प्रकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, कॉपी और पेन उठा लीजिए। जितना भी कंसेप्ट यहाँ पे हम लिखवाएंगे, डिफिनेशन वगैरह, सबको आप लोग नोट करते चलिएगा। और जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास 17 तारीख से,
वो सिर्फ यहाँ देखिए और समझिए, उनको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, सबको पता होगा, है ना, पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो बस वही डिफिनेशन लिख देंगे, यानी गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1 से गिनती स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर के जो भी संख्याएं लिखिएगा सारा के सारा किसमें आ जाएगा, प्राकृत संख्याएं। तो यहां पे लिखेंगे गिनती में प्रयुक्त होने वाली गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसका डिफिनेशन हम क्या लिखें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूछा जाएगा आपको। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 इसका कोई अंत नहीं है ना। तो ये सब जो प्रयुक्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये इसमें बोला जाता है नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। अब प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। यहां पे समुच्च भी लिख सकते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं के समुच्च को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते। तो देखिए यहां एन बराबर, देखिए एक समुच्च के अंदर लिख देंगे। एन बोले तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का हम डिफिनेशन क्या लिखवाए, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या। तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं आप लोग, 1 से, है ना। तो 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं कहां तक, अनंत तक, है ना, इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। यानी ये जो आ गया एन, ये देखिएगा एक सेट है, इसको इंग्लिश में सेट बोला जाता है, हिंदी में समुच्च, है ना। एक समुच्च बनता है तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्याओं का ये समुच्च है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, नोट में लिख देते हैं, पूछ देगा आपको कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ देता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इसको पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, आप खुद बताइए, यानी प्राकृत संख्या जो स्टार्ट हुई है कहां से, 1 से, कहां तक, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो इससे साबित होता है कि सबसे छोटी पूछा है, इसका मतलब सबसे फर्स्ट वाला होगा डिजिट, है ना, यानी संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे फर्स्ट कौन सा है, यानी आपसे पूछा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तब प्राकृत संख्या गिनती में प्रयुक्त होती है, यानी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे स्टार्टिंग में कौन नंबर आता है, यानी 1। तो 1 हो गया, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा हो गया बाबू, 1 हो गया। अब आपसे सवाल करेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए कौन सा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या, आप जान दें कि प्राकृत संख्या 1 से तो स्टार्ट होती है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है ना, हजार लाख करोड़ अरब खरब जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ देगा तो हम लोग क्या बताएंगे, अनंत बता देंगे, इसका कोई अंत नहीं है। क्लियर।
चलिए प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जान गए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलता है, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या होता है, होल नंबर कुछ नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि यदि आप प्राकृत संख्या लिख रहे हैं और उस प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी शून्य को शामिल कर देते हैं, तो वो आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ, या आप लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के साथ शून्य को, यानी जीरो को आप शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य शामिल कर देने पर बना समुच्चय, देने पर बना समुच्चय बना समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, यानी पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, बस जो भी आप प्राकृत संख्या के बारे में सीखे कि गिनती में प्रयुक्त होती है, उसमें सिर्फ जीरो को आप शामिल कर दीजिए। यदि जीरो को शामिल कर दिए तो सारा जो समुच्चय बना, एक सेट बना, वो आपका पूर्ण संख्या में आ जाती है। पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये हो गया। तो इसमें भी हम कह सकते हैं, यानी आपका जो W होगा एक समुच्चय में बनेगा, यहां समुच्चय आएगा कहां, क्या बोले कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के साथ बोलिए, या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के साथ शून्य को शामिल कर देने पर बना समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी ये कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा बाबू, अनंत तक। कहां तक जाएगा, अनंत तक। अब आप लोग डिसाइड करिए, अब आप लोग डिसाइड करिए कि इसमें यदि आपसे पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, आप खुद बता सकते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी, जीरो। पूछ देगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या है, अनंत होता है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो यहाँ नीचे नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नोट, ये जो पूर्ण संख्या है ना उसका नोट नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और दूसरा नंबर क्या पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। ऐसे सबसे बड़ी नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो सबसे छोटी, है ना, प्राकृत संख्या पूछ दे या पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या खुद डिसाइड कीजिए कौन सा होगा, शून्य होगा, यानी जीरो होगा, ये जीरो हो गया। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, जिसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते हैं। हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब बहुत सारा होता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हम लोग सीखिए अभी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राकृत संख्या गिनती में, सिंपली गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत। दूसरा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, बस सिंपल जो प्राकृतिक संख्या आप जाने हैं उसी में सिर्फ शून्य को शामिल कर देंगे, यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से बना समुच्चय क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ये हो गया W बराबर, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए कहां से स्टार्ट हो गया, 0 से। देखिए यहाँ इसको अब ढकते हैं तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट हुआ प्राकृतिक संख्या, उसके साथ सिर्फ क्या किसको शामिल कर दिया, 0 को। तो 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, सिंपल है ना। चलिए इसके बाद इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और इधर से ले लेते हैं, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर, इंटीजर्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ, पूर्णांक हुआ, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ यदि पूर्ण संख्या को शामिल कर देते हैं तो जो एक समुच्चय बनेगा वो आपका पूर्णांक कहलाएगा। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका डिफिनेशन लिखना है तो धनात्मक तथा ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक तथा ऋणात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के साथ या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के साथ शामिल कर देने से प्राप्त समुच्चय पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते, इसे Z से रिप्रेजेंट भी किया जाता है और I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आप याद रखिएगा। इसे I तथा कभी कभी Z से भी रिप्रेजेंट कर देता है, I तथा Z से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए I भी लिख सकते हैं या Z भी लिख सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत से लेकर के ये जो जाएगा, यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा बाबू, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। अब इसमें सवाल पूछ देगा, देखिए इसमें नेगेटिव भी है, नेगेटिव संख्याएं भी है, इधर सब पॉजिटिव भी संख्याएं भी है, इसमें आपका शून्य भी शामिल है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ से, है ना। धनात्मक कहे तो धनात्मक तो इसमें है ही, अब धनात्मक यहाँ नहीं भी लिखिएगा कोई चलेगा, ऋणात्मक संख्याओं को लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिएगा तो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, इसी के साथ हम शामिल कर दिए ऋणात्मक संख्याओं को। तो जो ये सेट बना, समुच्चय बना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। तो यहाँ जो पूर्णांक स्टार्ट होती है माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें सारी संख्याएं आ गई, ऋणात्मक भी, शून्य बोले तो पूर्ण भी आ गया, और 1 2 3 है तो प्राकृत भी हो गया, है ना, सारा आ गया। अब इसमें सवाल कभी नहीं पूछता है, कभी होता ही नहीं है। अब इसमें पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्णांक बताइए, तो छोटी पूर्णांक देखिए यहाँ पे इसका पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी पूर्णांक बताइए, इसका पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए पूर्णांक आपको नहीं पूछता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए -3 प्रकृत है, नहीं है, क्योंकि प्रकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्रकृत नहीं है। पूछ देगा क्या ये पूर्ण संख्याएं है, पूर्ण संख्या है, या पूर्ण संख्या भी नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है, बस गिनती की सारी संख्याओं के साथ सिर्फ शून्य को शामिल कर दीजिए, तो उसमें भी सारा नंबर क्या था, पॉजिटिव ही था, इसीलिए आपका ये पूर्ण में भी नहीं आएगा। पूछ देगा क्या यह एक पूर्णांक है, तो बिल्कुल पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक का डिफिनेशन लिखवाए हैं कि पूर्णांक में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो कंफर्म हो गया कि ये प्रकृत नहीं है, पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्णांक है। अब बताइए जीरो के बारे में पूछेगा। जीरो से पूछेगा आपको कि बताइए जीरो एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत तो गलत हो गया। ठीक है, क्या ये पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है, पूर्ण संख्या में तो जीरो से ही स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। क्या यह पूर्णांक है, तो बिल्कुल है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या तो शून्य हो, ये सभी पूर्णांक में आ जाता है, तो आपका ये पूर्णांक भी है, लेकिन ये प्रकृत नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं का इंग्लिश क्या होता है बताइए, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एकदम सिंपल, वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जो भी p बटा q के रूप में लिख देते हैं वो सब के सब आपका परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो लिखेंगे सिंपल कि वैसी संख्याएं जो p बटे q जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, देखिए p बटे q तो लिख दिए, लेकिन नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों आप लोग जानते हैं कि यदि 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से, तो इसका आंसर जो आता है आपका 0 आता है। लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका अपरिभाषित आ जाता है, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, है ना। इसलिए Q यहाँ पे नहीं होना चाहिए, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए Q नॉट इक्वल टू 0। तो लिखिए वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में, Q के, इसको घेर देते हैं, Q के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है ना। परिमेय संख्या को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए,
इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है, इसे Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है, बस जो बटा के रूप में लिखा जाता है। जैसे में देखिए मान लिया 2/5 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम लोग लिखे हैं। कहेंगे आप 8/5 है, ठीक है, 8/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सब के सब किसमें, बटा के रूप में, यानी P/Q के रूप में आ जाता है, तो वो सब के सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट बनता है, पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती है। यहां हम लिख देते हैं नोट में, देखिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती है, एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, समझ लीजिए। यहां पे परिमेय संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सब प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब इसको P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में पहले से ही है। क्यों, क्योंकि जितना भी है सबके नीचे क्या छिपा हुआ होता है, 1। देख लीजिए, सबके नीचे क्या छिपा होता है बाबू, 1। तो जब नीचे 1 छिपा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये P/Q का रूप में है। तो जब ये P/Q के रूप में है बाबू, तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यानी जितना भी प्राकृत संख्या है वो सबके सब परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं कहलाएगी। कुछ परिमेय संख्याएं प्राकृत कहलाती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती नहीं है। कैसे, समझ लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है 8/2, ठीक है, ये भी P/Q के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि हम काटते हैं तो ये डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 4। अब ये 4 आ गया, एक इसमें आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया, यानी प्राकृत संख्या में आ गया। तो P/Q के रूप लिखा हुआ था, इसको डिवाइड किए तो 4 आया, मतलब परिमेय संख्या तो हो गया। लेकिन यदि आपको लिख दे कि 5/2, क्या ये पूरा पूरा कभी कट सकता है, नहीं कट सकता, पॉइंट में कटेगा, है ना। तो पॉइंट में काटना नहीं है यहाँ पे। तो देखिए 5/2 हो गया, तब P/Q का रूप है, इसका मतलब ये परिमेय है। और ये पूरा पूरा नहीं कट पाया, ये तो हो जाएगा आपका 2.5, पॉइंट में आ गया। तो क्या ये पॉइंट में प्राकृत संख्या कभी आता था, नहीं। प्राकृत संख्या कहां से, 1 से गिनती में सारी संख्याएं जो आती थी वो प्राकृत संख्या कहलाती थी। तो यहाँ पॉइंट में आ गया, यानी पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये आपका प्राकृत संख्या नहीं हुआ। इससे यही साबित होता है कि जितना भी प्राकृत संख्याएं हैं वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं एक प्राकृत संख्याएं कभी नहीं कहलाएगी। कुछ परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है। क्लियर। और पूर्ण संख्याएं भी एक प्राकृत संख्याएं होती है ना। देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या में ही आता है। देखिए 0 के नीचे भी क्या छिपा हुआ, 1, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए एक चीज और बताए थे यहाँ पे, शून्य का आविष्कार। जो भी नया स्टूडेंट है, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, सब एक कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम जब आएगा, आप लोग को नजदीक एग्जाम आएगा, तो उसको जो भी आप कंसेप्ट हर चैप्टर का जो एक कॉपी बनाए हैं उसको एक बार आप देख के चले जाइएगा, सारा चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
ना कोई आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा और ना सब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत होगा। तो अभी कंसेप्ट चल रहा है, कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। अब पूरा वीडियो आप लोग देखने की कोशिश करिए, है ना। सारा सीरीज जो भी चलेगा पार्ट बाय पार्ट आप लोग चलिएगा, हर चैप्टर को क्लियर कीजिए और चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा तो उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव भी हम क्लियर करवा देंगे, जितना 2 नंबर वाला है वीवीआई सारा, और एक्सरसाइज तो पहले हम करवाएंगे ही, सारे एक्सरसाइज को भी बनवाएंगे, उदाहरण को भी बनवाएंगे, और जितना भी वीवीआई 2 नंबर में आता है उसको भी बनवाएंगे, और 5 नंबर में जो आते हैं वो सारे को हम गेस करके आपको बताएंगे। तो हर चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार कौन किए थे बताइए? शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में किनके द्वारा? आर्यभट्ट द्वारा। आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा, है ना। कभी कोई भी सवाल पूछ दें, है ना, कोई बुजुर्ग आदमी को बताओ शून्य का आविष्कार कौन किए थे, तो क्या बताएंगे हम लोग? आर्यभट्ट ने बताए। कौन किए थे? आर्यभट्ट किए थे। ठीक है, चलिए पूर्णांक तो हो गया, अब और भी जानते, परिमेय भी हो गया, है ना। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय सिंबल है, वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा नहीं जाता है वो सब के सब क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्याएं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देगा अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल। लिख ही देते हैं। अगला पॉइंट अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, तो वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो हम अपरिमेय का यहाँ कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं, फिर आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्याएं के बारे में बताए थे। यदि कोई संख्याएं यदि रूट के अंदर हो, किसमें हो बाबू? रूट में हो। मान लीजिए दे दिया आपका 2, ठीक है, दे दिया आपका 16, दे दिया आपका 441, है ना, इस टाइप से दे दिया।
अब पूछ देगा कि बताओ ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और जिस संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो बताइए 2 का वर्गमूल होता है, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या हो गया बाबू? अपरिमेय। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 4 हो गया। तो देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। तो कौन सी संख्या होगी बताइए? परिमेय संख्या। परिमेय में आ जाएगा। बताइए 441 है, इसका वर्गमूल आप लोगों को पता होगा। देखिए आप लोग वर्ग और वर्गमूल 1 से 30 तक मिनिमम कम से कम याद रखिएगा, है ना। कम से कम 1 से 30 तक वर्ग एंड वर्गमूल पक्का याद रखिएगा, ताकि सवाल को सॉल्व करने में टाइम का बचत हो। 441 किसका होता है बाबू? 21 का होता है। तो 21 का हो गया, इसका मतलब 21 कहां आ गया? रूट से बाहर आ गया। तो रूट से बाहर हो गया तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा, है ना। चलिए एक चीज और, चलिए इसका फुल कॉन्सेप्ट यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं। अपरिमेय का यहां पे हम लिखते हैं परिमेय और अपरिमेय की पहचान। परिमेय और अपरिमेय की पहचान यहीं पे हम आप लोग को बताए थे। जब परिमेय की कहानी कर रहे हैं तो परिमेय और अपरिमेय की पहचान यहीं पे हम बता देते हैं। फर्स्ट पहचान, वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से या पूरा पूरा वर्गमूल या आप या तो यहाँ पे आप पूरा पूरा ना लिख के पूर्ण रूप लिख सकते हैं। पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर? वैसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे में आपका कोई भी ले सकते हैं, जैसे रूट 7 है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकता। आपका रूट कुछ भी ले लीजिए, चलिए 23 ले लेते हैं। 23 यानी 23 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय हो गया। कुछ भी ले सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो। चलिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए क्या देगा आपको 400। बताइए तो 400 क्या है? 400 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। किसका वर्ग है? 20 का। इसका मतलब पूरा वर्गमूल ये निकल गया इसका, तो इसका मतलब ये परिमेय में आ जाएगा, अपरिमेय में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे 400 में लिखेंगे। कुछ और लिख लेते हैं, चलिए 53 है। ये सबका पूरा पूरा वर्गमूल कभी नहीं निकल सकता है, इसीलिए ये सारी संख्याएं जो होगी वो किसमें आ जाएगी बाबू? अपरिमेय में। किसमें? अपरिमेय में, यानी अपरिमेय का पहचान। तो ये हो गया, अदिश रूप में ना आए यानी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो किसमें आ जाएगा? परिमेय में। यदि आपका रूट में है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो किसमें आ जाएगा? अपरिमेय में। सेकेंड देखिएगा, वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार
शांत हो, क्या हो, शांत हो, तो वह परिमेय होगा। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे शांत और अशांत, इसमें भी पढ़ना है शांत और अशांत। अशांत हो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, समझिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लिया जाए किसी परिमेय संख्या को, मतलब कोई नंबर को अधिक आते हैं, पॉइंट में आता है इस प्रकार सा, यानी कहीं ना कहीं जाके पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। दशमलव के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 10 अंक, जहां कहीं पर जाकर के पूरा पूरा ये कट जाता है, ये परिमेय होगा। क्या होगा बाबू, ये परिमेय में आ जाता है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का पॉइंट में दिया हुआ है ऐसे, लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ है, बस आप परिमेय पहचानने का एक सिंपल तरीका है, जिसके अंत में डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो अंत नहीं है बाबू, तो हमेशा ही किस में आ जाएगा, अपरिमेय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अपरिमेय में। तो अपरिमेय पहचानने का एकदम सिंपल तरीका, खाली पहचानिए कि जिसके अंत में डॉट डॉट लगा हुआ है वो अपरिमेय, अब बाकी सब इसमें जो आ जाएगा पॉइंट के रूप में, वो सब के सब परिमेय में आ जाएगा। एक सवाल ऐसे कह देगा कि मान लिया 2.5678 कुछ भी है 87, इस पर रेकरिंग डाल दिया, रेकरिंग डाल दिया, अब पूछ देगा अब बताइए कि परिमेय है कि नहीं है। तो परिमेय ये है, हम अपरिमेय का एक ही पहचान बताएं, बस इसी को माइंड में आप रखिए, जिसका दशमलव प्रसार अंत में डॉट डॉट लगा हुआ हो वो अपरिमेय, अब बाकी कंडीशन में वो परिमेय हो जाता है, क्योंकि जब इसका रेकरिंग हटाएंगे तो P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो बस ये भी किस में आ जाएगा बाबू, ये परिमेय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परिमेय में। याद रखिएगा, यानी अपरिमेय का एक ही पहचान है, डॉट डॉट लगा हुआ है तो अपरिमेय, नहीं डॉट डॉट लगा हुआ है तो परिमेय, रेकरिंग भी दिया हुआ है तो परिमेय में ही आ जाता है। याद रखिएगा, पाई को माना गया है अपरिमेय, पाई को क्या बोला गया है बाबू, अपरिमेय। पूछ देगा पाई क्या है, पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही पाई का मान दे दे 22/7, तो ये आ जाता है परिमेय में। किसमें आ जाता है, परिमेय में। या इसका एक मान और होता है 3.14, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, एक होता है 3.14 होता है ना। तो ये जब इसका मान दे दे तो ये परिमेय में आ जाएगा और ये भी आपका परिमेय में आ जाएगा। लेकिन यदि पाई पूछ दे कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या ही को ही आपको टिक करना होगा, है ना। पाई पूछते 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें हमेशा पाई को किसमें टिक करेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या में। लेकिन यदि उसका मान दिया हुआ है तो परिमेय में आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय हम लोग पहचान सकते हैं। चलिए एक चीज और यहाँ पे हम बताएंगे, याद रखिएगा कि यदि एक परिमेय संख्या दे दे, एक परिमेय और एक अपरिमेय, याद रखिएगा, सुन लीजिए, एक परिमेय दे दे और एक अपरिमेय दे दे,
और दोनों का योग पूछ दे या अंतर पूछ दे या गुणनफल पूछ दे या भागफल पूछ दे, तो हमेशा क्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे यहां पे हम लिख देते हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग पूछ दे, अंतर पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, या योग के रूप में दिया हुआ हो, अंतर का रूप में दिया हुआ हो, गुणनफल का रूप में दिया हुआ हो, या भागफल के रूप में दिया हुआ हो, के रूप का हो, तो वह एक हमेशा, इसे लिख देते हैं, तो वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब ये कथन के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में तो हम लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। यदि पूछ दे आपको, दे देगा सवाल ऐसे 7 + √8 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। पूछ देगा दूसरा, मान लीजिए कि √7 है और 9 है, -9 है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। पूछ देगा आपको, कुछ भी पूछ सकता है, 2 रूट इसमें पूछ दे 5 दे देगा, पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय है। 4 नंबर में पूछ देगा कि मान लीजिए कि 7 है अब बटा में √2 है, या रूट ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, तो बताइए ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगी या अपरिमेय संख्या है। तो सुनिए, सिंपल हम बताए कि यदि आपको एक परिमेय नजर आ जाए, एक अपरिमेय नजर आ जाए, तो उसका चाहे तो योग के रूप में हो या अंतर के रूप में हो या गुणा के रूप में हो या भाग का रूप में हो, ठीक है, उसका हमेशा कहेंगे उसको, वो कौन सी संख्या कहलाती है, हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बोलिए, देखिए एक परिमेय है, रूट से बाहर है मतलब परिमेय है, एक रूट में है, तो ये भी चेक कर लीजिएगा पहले कि रूट में जो लिखा हुआ है उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। 8 का पूरा पूरा वर्गमूल ये होता है, 8 का वर्गमूल क्या होता है 2√2, इसीलिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या कहलाएगा बाबू, अपरिमेय। ठीक है, देखिए एक अपरिमेय एक परिमेय का अंतर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही देखना है कि एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, दोनों का अंतर हो, योग हो, गुणनफल हो, भाग हो, इस रूप में लिखा हुआ हो, तो हमेशा अपरिमेय को ही टिक करना है आपको। तो ये भी क्या हो गया बाबू, अपरिमेय। इसको क्या मारेंगे, इसको परिमेय मारेंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज रहता है इसे 2√5 गुने रहता है 7√5, तब क्या मारते हैं, इसको मत मार दीजिएगा कि यह अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि परिमेय परिमेय गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और √5 सेम चीज है, तो सेम चीज है, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी रूट से बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब ये परिमेय हो गया, ठीक है। और जरूरी कि सेम ही होगा, हो सकता है √5 ऐसे लिख दे, चलिए कुछ और देते हैं, ये 2 है 5 रूट दे दे, कुछ भी दे दे, चलिए हम ले लेते हैं 32, इसको भी मत मार दीजिएगा कि आपका अपरिमेय है। देखिएगा परिमेय परिमेय गुना कर दिए 5 दूनी 10, और रूट रूट गुना होता है तो गुना कर देंगे तो 32 दूनी कितना हो गया 64। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 8, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए दोनों रूट से बाहर आ गया, तो रूट से जैसे ही बाहर हो गया ये परिमेय कहलाएगा कि अपरिमेय, तो परिमेय कहलाएगा। इसको माइंड में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा। ये अपरिमेय हो गया, ये क्या होगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, देख लीजिए, है ना, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और डिवाइड के रूप में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। मान लीजिए एक सवाल देते हैं कि ये है, ले लेते हैं
7 है, कुछ भी दिया हुआ हो, बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए एक √7 आ जाता है, तो √7 आ गया, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो नहीं निकल सकता है ना कट सकता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। इसी प्रकार यदि इस प्रकार से दे दे, √2 हो गया, दे दे कुछ और, चलिए हम ले लेते हैं 32 ही ले लेते हैं। आप ही पूछ देगा कि बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप तो देखिएगा कि ना वर्गमूल 2 का हो रहा है और ना वर्गमूल पूरा पूरा 32 का हो रहा है, तो आप लोग अपरिमेय को टिक करके चलाइएगा, लेकिन नहीं, गलत है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, तो दोनों को एक ही बार रूट डाल देते हैं। 2 बटा कितना हो गया बाबू, 32 हो गया। 5 को बाहर कर दिए क्योंकि वो परिमेय था, तो ये हो गया 5, ये कट के कितना हो जाएगा बाबू, 16। कट के कितना हो गया, 16। तभी हो गया 5 गुना 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। कितना आ गया, 4 5 बटे 4। 5 बटे 4 यानी रूट से क्या हो गया, बाहर। तो रूट से जैसे ही बाहर हो गया तो इसको हम परिमेय में टिक करेंगे कि अपरिमेय में, तो इसको हम टिक करेंगे परिमेय में। ये क्या हो गया बाबू, परिमेय संख्याएं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहचान एकदम क्लियर हो गया होगा। आप लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। तो सम संख्या आप लोग पढ़े होंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। तो वो सारी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में कोई भी ले लीजिए, 2 होगा, 4 6 8 10 12, इसी प्रकार कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। अब आपसे सवाल पूछ दे, चलिए इतनी बड़ी संख्या पूछ दे, इतनी बड़ी संख्या लिखा हुआ है, और आपसे पूछ दे कि बताइए कि ये सम संख्या है या नहीं, तो आपको देखते हैं इसको बताना है कि सम है या नहीं। तो बोलिएगा कि क्या सर इसको डिवाइड करना होगा 2 से, नहीं डिवाइड नहीं करना होगा, बल्कि सिर्फ इसका इकाई अंक आपको देखना होगा। इकाई अंक पर या तो सिर्फ 0 नजर आ जाए, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, बस इतना में से कोई भी नंबर यहां पे आपको नजर आ जाता है, तो कितनों बड़ी संख्या लिखा हुआ हो हम कह देंगे कि ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 2 से कटने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। तो इसमें एक नोट बनता है, सबसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे बड़ी तो नहीं पूछा जाता, फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे हम लोग।
सबसे बड़ी सम संख्या। पूरे डिटेल में चल रहे हैं इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन A to Z जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि सबसे छोटी कौन है। जो स्टार्टिंग में वो सबसे छोटी होगा और जो सबसे लास्ट में वो बड़ी होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन हो गया बाबू? 2। और सबसे बड़ी कौन हो गया? इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसके बारे में हम लोग कह ही नहीं सकते। अनंत कह सकते हैं, इनफाइनाइट दे सकते हैं, या तो अनंत अनंत कह सकते हैं, या अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो सम है उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, है ना। ये हो गया वैसी संख्या। सिंपली हम लोग बता देंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन हो गया? 2। सबसे बड़ी सम संख्या तो नहीं पता, अपरिभाषित हो गया है। तो अभी हम आप लोग को ट्रिक बताया कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उनसे पूछा जाए और बड़ी संख्या दे दे, बोले कि ये बताइए कि ये सम संख्या है कि नहीं। तो बस इसको डिवाइड नहीं करना है। अब तो यहाँ डिफिनेशन देखिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तभी उसको हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसको क्या हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो समय लगेगा ना। बस इकाई अंक को देखिए, बस इकाई डिजिट क्या है? इकाई डिजिट यदि 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ 7 है, 7 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यह संख्या भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए सम संख्या नहीं होगा। तो सिंपल, जो 2 से कट गया पूरा पूरा वो सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटा वो विषम संख्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विषम संख्या। विषम संख्याएं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं। स्मार्ट बोर्ड में है कि इसमें पहले से टाइप किया हुआ है, टाइप किया हो रहता तो सिर्फ हमको समझाना होता, यहाँ हमको लिखना पड़ता है। आप लोग जो भी है न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए, इसको नोट करते चलिए। विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू? ओड नंबर, ओड नंबर्स। इसका ठीक विपरीत वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होता हो। तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होता हो या ना हो, है ना। वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। बस जैसे में क्या होगा बाबू? जैसे में हो गया, कहां से स्टार्ट होगा बताइए? 1 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 तो नहीं होगा, 2 तो सब में आ जाएगा। तो कौन सा? 3 होगा। फिर कौन होगा? 5। फिर कौन सा होगा? 7। फिर 9, फिर 11, फिर 13। इसी प्रकार ये भी कहां तक चल जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो सिंपली देख रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है वो सम में आ जाता है, और जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है वो विषम में आ जाता है। देखिए इसमें कोई भी नंबर जो दिया हुआ है क्या वो 2 से पूरा पूरा कटने वाला है? नहीं। तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब है किस में आ गया? किस कैटेगरी में आ गया? विषम संख्या, यानी ओड नंबर्स में आ गया। ठीक है। इसमें यदि पूछ दे आपको कि सबसे छोटी विषम संख्या पूछते हैं, ठीक है। बड़ी तो नहीं पूछता है, फिर भी हम लिख ही देते हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या खुद डिसाइड कीजिए। जो सबसे फर्स्ट में है
वो क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटी, जो लास्ट में है वो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो गया बाबू 1, और सबसे लास्ट में है आप परिभाषित लिख दीजिए या तो इनफाइनाइट लिख दीजिए, इसका कोई अंत नहीं है। तो सम संख्या विषम संख्या आप लोग पहचान गए। मान लो बड़ी संख्या दे दे, मान लीजिए 1 दे दिया, बताइए क्या ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसको 2 से पूरा पूरा हम लोग काटेंगे नहीं, 2 से कटता है वो सम, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो विषम। हम पहले भी बता चुके हैं कि बस इकाई डिजिट को देखिए, है ना, यूनिट डिजिट जो है उसको देखिए। यदि ये आपका 2 से कट गया तो इसका मतलब सम, ये 2 से नहीं कटा इसका मतलब ये विषम। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य संख्याएं। जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोला जाता है, प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे एक काटे और स्वयं काटे, यानी खुद। तो लिखेंगे यहाँ पे वैसी संख्याएं वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो। अर्थात दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, अर्थात जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2, यानी एगो एक होगा और एक स्वयं होगा, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं हो गया। तो सिंपल है, अभाज्य पूछेगा तो आप बताइएगा कि वो वैसी संख्याएं जिसे एक काटे और खुद काटे, यानी स्वयं काटे, है ना। और अभाज्य संख्या का पकड़ने का एक रूल और है कि यदि उसको आप गुणनखंड करते हैं तो उसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो ही सकता है, 2 ही गुणनखंड, अर्थात एक 1 होगा एक स्वयं होगा, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे में एग्जांपल में ले लेते हैं, एक होगा, आप बताइए एक नहीं होगा, क्योंकि इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो 1 है और फिर स्वयं 1 है, तो दोनों एक ही डिजिट आ गया, है ना, एक की चीज दोनों है, इसीलिए इसका कम से कम 2 को गुणनखंड होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये आपका अभाज्य में नहीं आता है। तो अभाज्य कहां से स्टार्ट होगा बाबू, 2 से होगा। 2 होगा, क्या 4 होगा, तो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 को जब डिवाइड करिएगा या गुणनखंड कीजिएगा इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है और कौन सा 4 भी, यानी स्वयं भी काट सकता है। हम क्या बोले हैं कि वैसी संख्या जिससे एक काटे और स्वयं काटे और केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। इसमें देखिए एक भी तो काटा और खुद भी काटा, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और संख्या जो है इसको डिवाइड कर दिया, अर्थात एक और स्वयं के अलावा एक और आ गया, यानी एक गुणनखंड इसका 2 से अधिक हो गया, इसलिए आपका अभाज्य कैटेगरी में नहीं आता है। उसके बाद कौन होगा बाबू, 3 को कौन काटेगा 1 और कौन काटेगा 3, है ना, 1 और स्वयं, इसका गुणनखंड भी कई गो है, 2 गो है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा बाबू 5 का भी देखिए 1 डिवाइड करेगा और 5, कितना गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है। उसके बाद आ जाइए 7, है ना, बहुत सारा ऐसा नंबर है, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा 1 और 7, 2 ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य में आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 9 को देखिए कौन कौन डिवाइड करता है, 1, इसको 3 भी डिवाइड कर देगा और कौन सा 9, तो देखिए स्वयं तो डिवाइड किया और 1 भी डिवाइड किया,
लेकिन इसके अतिरिक्त एक और नंबर आ गया, इसका मतलब इसका 2 गुणनखंड से ज्यादा हो गया, तो ये आपका अभाज्य में नहीं आता है बल्कि वो भाज्य में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब 9 नहीं होगा, कौन सा होगा, 11 होगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा नंबर है, पूछ देगा आपको, बताइए कि 23 क्या है, यानी 23 भाज्य है कि अभाज्य। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 23 को सिर्फ 1 काट सकता है और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 23 को 1 और 23 के अलावा कोई और काट सकता है। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हुआ, इसका मतलब 1 इसको डिवाइड किया और स्वयं यानी खुद डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो गया, आपका अभाज्य संख्या है ना। पूछ दे आपसे, बताइए 27 भाज्य है कि अभाज्य, 27 भाज्य है कि अभाज्य। तो देखिएगा 27 को 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और कौन सा डिवाइड करेगा बाबू, 9 भी डिवाइड करेगा, है ना। यहीं से पकड़ में आ गया कि 2 से ज्यादा हो गया, तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि अभाज्य नहीं है बल्कि क्या है, भाज्य है। और भी इसको डिवाइड करने वाला होगा, यानी और कौन, 27 भी काट सकता है ना। इसका मतलब इसको कौन कौन काटा, खुद काटा और 1 काटा, इसका मतलब इसका 2 गुणनखंड से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया इसका मतलब ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, इसका भी अपरिभाषित है, अनंत तक जाएगा, है ना। इसको भी कौन कौन काटा था, 1 काटा था और 2 काटा था। तो वैसी सारी संख्याएं जिसे 1 डिवाइड करे और स्वयं डिवाइड करे, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। और दूसरे शब्दों में जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और सुनिए, अभाज्य संख्या का एक नाम और है, रूढ़ संख्या भी इसको बोला जाता है, रूढ़ संख्या। लिख लीजिएगा वहीं पे, अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो अभाज्य भी वही है और रूढ़ भी वही है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स। तो अभी हम जस्ट उसी में बता दिए कि कौन भाज्य होता है कौन अभाज्य होता है ना। जो जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं यानी 1 काटे और खुद काटे वो अभाज्य में आ जाता है, अर्थात 2 गुणनखंड हो और 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए, यानी उसको 1 भी डिवाइड करे, खुद भी डिवाइड करे, उसके अलावा एक भी गुणनखंड आ गया उसके अलावा, तो किस में आ जाता है, भाज्य में आ जाता है। वैसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, और भी कई तरीका से इसका डिफरेंशियल लिख सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे बताइए आप, जिसमें कौन कौन आएगा बताइए, 1 तो नहीं होगा, 1 के बारे में हम बताएंगे कि 1 क्या होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सुनिए, कहां से स्टार्ट होगा, 2 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या था। 3 होगा, 3 भी नहीं होगा, तो कहां से स्टार्ट होगा बाबू, आप बताइए, कहां से स्टार्ट हुआ, 4 से हुआ। 4 के बाद कौन सा होगा, 6, फिर कौन सा होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इसी प्रकार कहां तक, अनंत तक। इस सबको देखिएगा, 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 4। हम क्या बोले थे कि जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य, और 2 से एक अतिरिक्त आ गया, एक भी अतिरिक्त आ गया, तो हम कह देंगे कि किस में आ जाता है, भाज्य में आ जाता है। तो इस सारी संख्याओं को आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होगा, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 और 3। देखिए 2 से ज्यादा हो गया ना,
तो 2 से ज्यादा हो गया मतलब ये भाज्य होगा, अभाज्य कभी नहीं होगा। ठीक है, सारी संख्याएं। अब इसमें दोनों में यहाँ पे नोट लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों का नोट एक ही बार। ठीक है, नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दे। सबसे बड़ी नहीं पूछता इसलिए हम छोड़ ही देते उसको, सबसे बड़ी कोई नहीं पूछता इसलिए इस बार नहीं लिखते हैं। बड़ी याद रखिएगा, बड़ी का कोई अंत ही नहीं है तो सब बड़ी में अनंत ही हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप खुद बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य कहां से स्टार्ट है बाबू? 2 से। भी यही सवाल है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया बाबू? 2 हो गया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कौन सा हो गया? 4। सबसे बड़ी अभाज्य अपरिभाषित, सबसे बड़ी भाज्य वो भी अपरिभाषित। अभाज्य का दूसरा नाम क्या बताए थे? रूढ़ भी पूछ सकता है, रूढ़ याद रखिएगा। ये 2 ऑब्जेक्टिव हम क्लियर याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब कभी कभी सवाल में एक चीज पूछ देता है, सुनिएगा, कि सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ देता है। ये पूछा है कई बार बोर्ड में, पूछा एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल। तो बोलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अब दोनों का गुणनफल क्या हो गया बाबू? 8। सिंपल। तो यही खाली याद रखना है कि पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य तो 2 आता है, और सबसे बड़ी अनंत, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य अनंत। तो बड़ी का सवाल कभी होगा ही नहीं, सबसे जब भी होगा तो छोटा का, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो गया? 4 दूनी 8। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटाते हैं। अब आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि एक कौन सी संख्या है, भाज्य की अभाज्य? 1 जो है वो कौन सी संख्या है बताइए आप लोग, भाज्य है या अभाज्य है? चलिए हम बता देते हैं कि 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। यदि पूछ दे कि 1 क्या है, तो 1 पूछेगा तो एक ऑप्शन में भाज्य रहेगा, एक ऑप्शन में अभाज्य रहेगा, एक ऑप्शन में सम रहेगा, एक ऑप्शन में दे देगा कि 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो क्या मानेंगे? 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसको याद रखिएगा। एक और पूछता है कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये ऑब्जेक्टिव में लगभग साल पूछा जाता है, याद रखिएगा।
तो दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। सम का डिफिनेशन क्या दिए थे बाबू कि जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, और अभाज्य का क्या डिफिनेशन दिए थे बाबू? तो अभाज्य का डिफिनेशन दिए थे कि जिसको 1 डिवाइड करे और स्वयं डिवाइड करे उसे हम लोग अभाज्य कहते हैं। तो दो के अलावा कोई और ऐसी संख्या है तो आप बता दीजिए जो सम भी है और अभाज्य भी है। कभी मिलने वाला नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है, समझे? दो के अलावा कोई ऐसी संख्या है तो आप लोग बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो कभी आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि दो एक ऐसी मात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसको माइंड में एकदम बैठा लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या नेक्स्ट देखते हैं। सह अभाज्य संख्या, इसको बोला जाता है इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सिंपल एकदम, सह अभाज्य संख्या युग्म होता है। बिल्कुल सिंपल है कि सह अभाज्य वैसा युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, दो संख्या दिया हुआ रहेगा जिनका मासा हमेशा 1, तो वैसा युग्म जिनका मासा 1 हो उस सह अभाज्य युग्म कहलाता है, यही याद रखिएगा। लिखेंगे दो संख्याओं का ऐसा युग्म यानी पेयर रहेगा, पेयर जोड़ा, ऐसा युग्म जिनका मासा बोले तो HCF, जिनका मासा 1 हो। क्या हो बाबू? 1। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य युग्म कहलाता है। जैसे कोई भी ले लीजिए युग्म 2 और 3, इसका मासा आप निकालिएगा तो 1 ही होगा, है ना? मासा निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे 1 से यानी 2 टाइम्स, फिर 2 से यानी हो गया कितना? 2 टाइम्स हो गया, कट गया। जो शेष को 0 करता है वही उसका मासा होता है। तो शेष को 0 कौन किया? 1। इसका मतलब इसका मासा कितना हो गया बाबू? 1 हो गया। कोई भी ले लीजिए 3, 5, इसका भी मासा आप निकालिएगा तो 1 ही आएगा। 5, 7, इसका भी मासा क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब ऐसा पेयर जिसका मासा आप निकालिएगा ना तो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, उसे हम लोग सह अभाज्य युग्म बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं दो अभाज्य संख्याओं का मासा बोले तो HCF हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्या जब भी दिखाई दे तो उसका मासा हमेशा 1 ही होगा। नहीं तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। दूसरा, दो लगातार अभाज्य दिखाई दे तो हमेशा वो भी मासा, मतलब अभाज्य दिखाई दे ना तो उसका मासा हमेशा 1 ही मानिएगा। दो लगातार भाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 2 होगा। दो लगातार भाज्य संख्या नजर आ जाए तो उसका मासा हमेशा 2 होगा। देखिए जैसे में मान लीजिए 4 है, एगो 6 है, तो 4 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। 6 में 4 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम, 2 बच गया। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4। कोई भी ले लीजिए ना, 10 लेते हैं लेकिन लगातार होना चाहिए, लगातार क्रमागत जिसको बोला जाता है। 10 ले लिए या 12 ले लिए, इसका भी मासा कितना होगा? 2 ही होगा।
50 लिए 52 लिए, इसको भी निकालिएगा तो 2 ही आएगा। तो 2 भाज्य संख्या कहते या सम संख्या, भाज्य या सम, या इसको अलग लिख देते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा भी 2 होगा। कोई भी 2 लगातार सम संख्या आप ले लीजिए, उसका मासा निकालिएगा तो 2 ही होगा। हाँ याद रखिएगा, लगातार मतलब क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत मतलब जैसे में 8 है तो उसके बाद 10 ही लेंगे, ये ना कि 8 लेंगे एक के बाद 20 ले लेंगे, तो ये क्रमागत थोड़ी हुआ, लगातार थोड़ी हुआ। तो जब भी लगातार 2 सम संख्या हो उसका भी मासा 2 होगा, 2 लगातार भाज्य संख्या हो उसका भी मासा 2 ही होगा। 4 नंबर ले लेते हैं, 2 लगातार की जगह क्रमागत भी लिखा हुआ रहेगा, क्रमागत है ना, हम बोल भी रहे हैं वही चीज, लगातार क्रमागत, ये बोल दे या ये बोल दे सेम चीज दोनों है। विषम संख्या का, विषम संख्याओं का मासा, तो 2 लगातार विषम संख्या आ जाए तो हमेशा उसका मासा 1 होता है, 1। कोई भी लगातार 2 को विषम संख्या आप ले सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं चलिए 5, दोनों के दोनों विषम है, इसका आप मासा निकालिए 1 ही प्राप्त होगा। 1 टाइम 3 2, फिर 3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये आ गया आपका कितना 1, फिर 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, कट गया, शेष को 0 कौन किया 1, इसका मतलब इसका मासा क्या हो गया बाबू 1 हो गया। कोई भी ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 15 और 17, कुछ भी लगातार होना चाहिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 27, उसके बाद कौन होगा बताइए विषम, 28 तो नहीं होगा, कौन होगा 29, इसका भी आप मासा निकालिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। तो इससे ये साबित होता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा बाबू 1। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे फिर से सिंपल बोल देते हैं आसान तरीका में कि 2 अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है और 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। अभाज्य बोले तो लगातार भी हो सकता है या कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेंगे उसका मासा हमेशा 1 होगा। और 2 क्रमागत विषम की बात करें तो लगातार होना चाहिए, ये ना कि एक यहाँ ले लिए, हम ले लिए 3 एक के बाद एक ले लिए 9, तो कभी इसका मासा 1 नहीं होगा है, एक के अतिरिक्त दूसरा आएगा, तो इसका मासा कितना हो गया 3 या 9 यानी 3 आ गया। हम बोल रहे हैं क्या लगातार होना चाहिए। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1, 2 लगातार यानी क्रमागत विषम संख्याओं का मासा 1, लेकिन 2 लगातार भाज्य संख्या और 2 लगातार सम संख्या का मासा होता है 2। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको माइंड में रखिएगा, कोई भी पूछ दे सवाल आप झट से इसको बता दीजिएगा। यहां तक क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को टाइम निकालकर देख लीजिएगा ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब माइंड में बैठ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा एक्सरसाइज नहीं बना सकते हैं, इसलिए जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो उसका पहले कंसेप्ट आप लोग क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट बारीकी से देखिए, समझिए, मैथ सीखना है तो। चलिए यहां तक हम लोग देखे, अब आएंगे हम लोग, जितना भी कंसेप्ट था छोटा छोटा सब क्लियर कर दिए, अब आएंगे वास्तविक संख्या जो चैप्टर है। तो क्या है बाबू वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ने से पहले वो सारी चीजों की जानकारी बहुत जरूरी था, इसलिए हम सभी का जानकारी ना बारीकी रूप से दे दिए हैं। वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स है ना। तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम पढ़ा चुके हैं परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। तो लिखेंगे कि परिमेय
तथा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय परिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं, समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। यानी कहीं भी रियल नंबर मान लो इस प्रकार से दिया हुआ हो x बिलोंग्स टू r, इसको बिलोंग्स पढ़ा जाता है। बिलोंग्स मतलब x का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर से ही होगा। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी परिमेय नजर आ जाए, अपरिमेय नजर आ जाए, तो परिमेय में पूर्णांक भी आया था, है, वास्तविक भी आया था, पूर्ण भी आया था, यानी सब मिला के परिमेय हो गया था, है ना। यानी टोटल जितना भी बताए संख्याएं के बारे में, जितना भी हम आपको बताएं, वो सारा के सारा किसमें आ जाता है बाबू? रियल नंबर में आ जाता है। कोई भी संख्या दे दे, पूछ दे, तो किसमें आ जाता है? रियल नंबर। धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जीरो हो, कोई भी हो, सब किसमें आ जाता है? रियल नंबर में। याद रखिएगा। पूछ दे, बताइए, -5 क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है वास्तविक संख्या। जितना भी नंबर दिखाई दे सब रियल नंबर में आ जाता है, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्णांक हो, सब वास्तविक संख्याएं में आ जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर करवा दिए। जितना भी संख्या के बारे में हम लोग को जानना था सारा हम बता दिए। अब अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि वो कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग को यदि सीखना है तो अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखिए, ये नहीं कि लॉन्ग वीडियो देख करके आप हट जाइएगा। मैथ है बाबू, पूरे हम कंसेप्ट में क्लियर करवाते गए हैं। हम चाहते तो शॉर्ट में भी बताते जाते, लेकिन हम सोचे कि कोई ऐसा भी विद्यार्थी होंगे जो जिनका बेसिक वीक होगा, इसलिए पूरे हम डिटेल में बताएंगे। A to Z सीखना है तो आपको अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखना होगा। 10th में गए हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिए। जब भी ये वीडियो देखिए तो दिमाग को बिल्कुल संतुलन में रखते हुए इस वीडियो को देखिए, अब पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। कहीं इसमें छोटी छोटी बात जहाँ जहाँ बताई है वो सभी ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछा जाता है, सभी नॉलेज वाला चीज है। इसको सीखना आप लोग को उचित होगा, काहे कि आगे की क्लास में भी आप जाइएगा तो सारी चीजें मिलने वाला है आपको। इसीलिए जब भी चैप्टर वाइज हम कंसेप्ट देना स्टार्ट करें तो कंसेप्ट को क्लियर अच्छा से एकदम देखिएगा और समझिएगा, एकदम पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ताकि चैप्टर बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए, ठीक है। धन्यवाद।